लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएसई थ्रू अवर बुक सोशियोलॉजी डीमिस्टिफाइंग सोशियोलॉजी रिटन बाय मी। बात करें प्रीवियस लेक्चर की, तो उस लेक्चर में हमने देखा है अपना कोर्स फ्लो क्या रहेगा या लेक्चर फ्लो क्या रहेगा, और उसमें हमने बात की थी कैसे हम डर्कहाइम को पढ़ने वाले थे। उनके हमने टॉपिक देखे, जैसे सोशल फैक्ट, इसका एक बैकग्राउंड के बारे में समझा, सुसाइड के बारे में जाना, सुसाइड के बारे में जाना, इनकी थ्योरी जो रिलीजन की क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जाना, मीन्स हम कंटेक्स्ट थोड़ा बहुत समझे थे। तो आज हम देखते हैं डर्कहाइम से शुरू करेंगे पढ़ना। सोशियोलॉजिकल थिंकर, चैप्टर 4 सोशियोलॉजिकल थिंकर, सब टॉपिक बी इमाइल डर्कहाइम, डिवीजन ऑफ लेबर, सोशल फैक्ट, सुसाइड, रिलीजन एंड सोसाइटी, ये इनके 4 टॉपिक हैं। चलिए, इमाइल डर्कहाइम, इनका जो लाइफ टाइम है वो 1858 टू 1917। तो आप देखेंगे 1838 में सोशियोलॉजी का नामकरण होता है, मीन्स नॉमेनक्लेचर प्रोवाइड किया जाता है सोशियोलॉजी को, ऑफिशियली ऐसे सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज किया जाता है सोशियोलॉजी को, और इनका जो लाइफ स्पान है ऑलमोस्ट लगभग 60 ईयर्स का है, और 1917 आते आते इनकी डेथ हो जाती है। अब आप देखेंगे 1900 के बाद का जो दौर है वो वेबर एंड नॉन पॉजिटिविस्ट सोशियोलॉजी का भी दौर स्टार्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे इन्होंने जो बाद की थ्योरी दी है 1913 में रिलीजन की, उसमें आप देखेंगे कुछ ना कुछ नॉन पॉजिटिविस्ट का तड़का समझ मारा है उनकी राइटिंग में। जब हम इसको करेंगे तब देखा जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं, किसी भी थिंकर को हम पढ़ेंगे तो उनके सोशल बैकग्राउंड को जरूर डिस्कस करेंगे। ये अपने लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसके कंटेक्स्ट को समझना इंपॉर्टेंट है, वो किस कंटेक्स्ट में वो अपनी थ्योरी दे रहा था। ही वाज ए फ्रेंच नेशनल एंड बॉर्न इन ऑर्थोडॉक्स ज्यूज फैमिली। जो आपके लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, ऑर्थोडॉक्स। तो यहाँ पर इनकी जो फैमिली का ऑक्यूपेशन था रवाई कहा जाता है। जो ज्यूज प्रीस्ट होते हैं वो ये काम करते थे, इनके फैमिली मैन। रवाई मीन्स प्रीस्ट, तो इनका ये एंसेस्ट्रल ऑक्यूपेशन है। तो आप देखेंगे इनकी जो थ्योरी है रिलीजन एंड सोसाइटी, अगर ये रिलीजन के बारे में जान नहीं रहे होते या इनकी परिवार में ये काम ना हो रहा होता, इनकी फैमिली वाले ये काम ना कर रहे होते, तो शायद ये रिलीजन एंड सोसाइटी थ्योरी नहीं देते। ऑल्दो डर्कहाइम वाज इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी एंड फिलोसफी एंड नॉट इन रिलीजन, लेकिन पर्सनल इनका जो इंटरेस्ट था वो रिलीजन में नहीं था। इनका जो इंटरेस्ट है वो फिलोसफी एंड साइकोलॉजी में है। तो इनकी मैं जब भी इनके थ्योरी बताऊंगा आपको, इन्होंने जो भी थ्योरीज दी उसमें मैं बताऊंगा कैसे साइकोलॉजी आ रही है और कैसे फिलोसफी आ रही है। ये मैं जब टॉपिक कंप्लीट करूंगा उसी समय बता दूंगा। ये एक सेकुलर पर्सनालिटी कहे जाते हैं। ड्यू टू एजुकेशन इन एनएस नॉर्मल, ए स्कूल स्टेबलाइज टू प्रोपोगेट एनलाइटनमेंट वैल्यूज। एनलाइटनमेंट वैल्यूज कौन सी थी? सेल्फ, मैंने आपको पहले ही बता दिया। सेल्फ मीन्स सेकुलरिज्म, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये कुछ इनकी वैल्यूज हैं। तो इन सभी वैल्यूज में आप देखेंगे रिलीजन का बोलबाला बहुत कम है, मीन्स रिलीजन कहीं ना कहीं साइडलाइन किया जाता है जब इन वैल्यूज को वैल्यू किया जाता है। तो इसीलिए इनको कहा गया सेकुलर पर्सनालिटी, क्योंकि ये एक तो इस कॉलेज से पढ़े हुए हैं, इस स्कूल से पढ़े हुए हैं, और ये जो फोकस कर रहे हैं एनलाइटनमेंट वैल्यूज पे कर रहे हैं। तो इनकी इस पर्सनालिटी के कारण इनकी जो थ्योरी है रिलीजन एंड सोसाइटी, इसमें कहीं भी रिलीजियस डॉक्ट्रिन की चर्चा है ही नहीं, भगवान की तो चर्चा है ही नहीं। आप देख रहे हैं कैसे एनलाइटनमेंट वैल्यूज का इनकी सोशियोलॉजी पे असर है। ही वर्कड एज एन इंस्ट्रक्टर इन एजुकेशन इन ए पॉलिटेक्निक। तो ये एजुकेशन फील्ड से भी जुड़े हुए थे। इन 1887 he got a scholarship by William Ham, psychologist and philosopher, and in 1892 his first thesis was submitted on Montesquieu, a French philosopher। तो इन्होंने सबसे पहले जो अपनी थीसिस सबमिट करी 1892 में, इन्होंने मोंटेस्क्यू की, और जो एक फ्रेंच फिलोसफर थे, और आपको मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ इनकी थ्योरी किसकी थी, ये किस पर लिखते थे मोंटेस्क्यू, ये सेपरेशन ऑफ पावर पे लिखे हैं। सेपरेशन ऑफ पावर पर इन्होंने बहुत सारी राइटिंग इनकी मिल जाएगी। तो इनके ऊपर इन्होंने रिसर्च करी 1887 में, और 1892 में इन्होंने थीसिस सबमिट कर दी। इन 1893 ही रोट सेकंड पीएचडी ऑन डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, और 1893 आते आते इन्होंने अपनी सेकंड थीसिस डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी को सबमिट किया, और यही अपना एक यूपीएससी का सिलेबस टॉपिक है, डिवीजन ऑफ लेबर। तो इनकी ये जो थ्योरी है, ये इनकी जो थीसिस है वो इनकी पीएचडी में ही लिखी है। विच मार्क्ड डर्कहाइम्स एंट्री इन फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी। तो यहाँ पर इन्होंने कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी में एंट्री ले ली। तो आप कहेंगे
पिछली थीसिस में ये क्या कर रहे थे? पिछली थीसिस में मेनली ये फिलोसॉफिकल ओरिएंटेशन था इनकी राइटिंग का, लेकिन इस जो डिवीजन ऑफ लेबर की जो थ्योरी है, इसमें ये सोशियोलॉजी पर ही चर्चा कर रहे हैं और ये जोड़ रहे हैं डिवीजन ऑफ लेबर को एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ रहे हैं कि आप जैसे सोसाइटी में काम डिवाइड होता है, मीन्स काम का वर्गीकरण डिपेंड करता है कि सोसाइटी का वर्गीकरण कैसा है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन से मतलब क्या है? सोसाइटी कैसी है, सोसाइटी का वर्गीकरण। सोसाइटी अगर मॉडर्न है तो उस हिसाब का डिवीजन ऑफ लेबर होगा, सोसाइटी अगर ट्रेडिशनल है तो उस हिसाब का डिवीजन ऑफ लेबर होगा। इस टाइप की थ्योरी इन्होंने इस टॉपिक में दी। स्टेबलाइज्ड फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन यूरोप बाय डर्कहाइम 1895 हैविंग फॉलोइंग एम्स। ये जो इन्होंने पहला डिपार्टमेंट 1895 में एस्टेब्लिश किया, उसके बहुत सारे एम थे, जैसे फोकस ऑन सोशियोलॉजिकल रिसर्च। ये डिपार्टमेंट बस इसीलिए एस्टेब्लिश इन्होंने किया, ये सोशियोलॉजी को एक सेपरेट डिसिप्लिन दिखाना चाहते थे, सोशियोलॉजी की खुद की एक एग्जिस्टेंस हो। दूसरा, ये सोशियोलॉजी और साइंस को आपस में कन्वर्ज होते देखना चाहते थे। सोशियोलॉजी एंड साइंस, इनकी दो इच्छाएं रहीं क्योंकि ये पॉजिटिविस्ट थे, तो इसलिए फोकस ऑन सोशियोलॉजिकल रिसर्च। व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी? तो ये जो डिपार्टमेंट बना रहे हैं, इसमें इनका फोकस है ये जान पाएं कि सोशियोलॉजी में किस सब्जेक्ट्स की स्टडी कर सकते हैं, मींस स्कोप ऑफ वर्क, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को ये जानना चाहते थे। सोशियोलॉजी में साइकोलॉजी के टॉपिक ले सकते हैं, सोशियोलॉजी में पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक ले सकते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ ये जानना चाहते थे। तो अपना जो एक टॉपिक है सिलेबस में, मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ, सोशियोलॉजी स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट एंड कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंसेस। तो ये जो चैप्टर 1 है उसका सब टॉपिक बी है, उसमें हम देखते हैं कैसे सोशियोलॉजी, जो अपना सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है, उसको कंपेयर कराते हैं अदर सोशल साइंसेस से, जैसे पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी, हिस्ट्री एंड एंथ्रो। मेनली इन पर ही पीवाईक्यू पूछे गए हैं, तो इनसे हम कंपेयर कराते हैं और देखते हैं कैसे सोशियोलॉजी कन्वर्ज कर रही है इनके साथ और कैसे डाइवर्जेंस है। ये बस इस टॉपिक में देखते हैं, क्योंकि जब सोशियोलॉजी का इमरजेंस हुआ तो उसके स्कोप को, मीन्स कार्य क्षेत्र, स्कोप का हिंदी में मीनिंग होता है कार्य क्षेत्र, ये सब्जेक्ट क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले, क्या ये सब्जेक्ट चांद तारों की बात कर सकता है कि नहीं कर सकता? ये एस्ट्रोनॉमी की बात कर सकता है क्या? ये कुछ अपने को पता तो हो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। तो हमें अपनी एक लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ेगी कि हम किस में डील करेंगे। तो इस टॉपिक में ये सब कवर किया जाता है, ये हम कुछ लेक्चर्स में करने वाले हैं ये टॉपिक भी। तो देख रहे हैं व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, इसमें यही देखेंगे। और फिर उन्होंने देखा कि इसके आंसर में इन्होंने जो लिखा, इन्होंने लिखा सोशल फैक्ट थ्योरी। इन्होंने कहा जो सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर है वो है स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट। तो व्हाट इज सोशल फैक्ट? अब आपका क्वेश्चन ये होगा, तो जो सोशल फैक्ट अपने सिलेबस में टॉपिक है उसमें हम जान जाएंगे व्हाट इज सोशल फैक्ट, तो हम सोशल फैक्ट टॉपिक कर रहे होंगे। तो बस, लेकिन आप ये याद रखिए कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी इज सोशल फैक्ट। फिर उसके बाद इन्होंने देखा मेथोडोलॉजी ऑफ सोशियोलॉजिकल रिसर्च। ये 3 मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और तीनों के आंसर इन्होंने दिए, और तीनों के आंसर भी हम जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा उनको खोजने की कोशिश करेंगे। ही वाज द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी इन फ्रांस। चलिए, वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी, वन ऑफ द फाउंडर स्कॉलर ऑफ फंक्शनलिस्ट ट्रेडिशन अलॉन्ग विद कॉम्टे एंड स्पेंसर। तो स्पेंसर साहब की कौन सी थ्योरी है आपको मैंने पहले बता चुकी है, सोशल डार्विनिज्म। और कॉम्टे साहब को जानते हैं, इन्होंने सोशियोलॉजी क्या कहा, सोशल फिजिक्स और ह्यूमन साइंस। ये सब याद रखिएगा, आप आंसर राइटिंग में इनको कहीं भी यूज कर सकते हैं, तभी मैं बार बार इनको रिपीट करता हूँ। तो ये अगर फाउंडिंग फादर हैं सोशियोलॉजी के और फंक्शनलिस्ट थॉट के भी वन ऑफ द फाउंडर स्कॉलर हैं, जो कि फोकस कर रहे हैं काउजल फंक्शनल थ्योरी पर। तो काउजल फंक्शनल क्या होती है थ्योरी? कॉज मीन्स क्या होता है? मोटिव। जिस मोटिव की वजह से आपने कोई काम स्टार्ट किया और क्या उसके इफेक्ट हैं जिसकी वजह से वह काम फंक्शनल है। तो हम किसकी स्टडी करते हैं काउजल फंक्शनल थ्योरी में? हम तो सबसे पहले देखते हैं कि कोई अगर सोशल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका मोटिव क्या है। मीन्स अगर बैंक है तो उसके ओपन करने का मोटिव क्या रहा, और अगर बैंक आज की सोसाइटी में दिख रही है तो मोटिव के अलावा क्या क्या इफेक्ट हमें दिख जाते हैं।
तो ये होती है काउजल फंक्शनल थ्योरी। मीन्स इसमें हम देखते हैं क्यों वो ऑर्गेनाइजेशन ऑरिजिनेट हुई, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑरिजिनेट क्यों होती है, उसके कॉजेज देखते हैं। फिर क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शनल है, तो फिर उसके हम फंक्शंस भी देखते हैं या फिर इफेक्ट्स भी रीड करते हैं। तो ये होती है कॉजल फंक्शनल थ्योरी। और फिर इन्होंने कौन सी थ्योरी दी फंक्शनलिस्ट में? सोशल फैक्ट थ्योरी और मल्टीवेरिएट एनालिसिस। जब हम सुसाइड चैप्टर कर रहे होंगे, सुसाइड, उसमें हम देखेंगे मल्टीवेरिएट एनालिसिस क्या होता है। बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन्होंने बहुत सारे वेरिएबल यूज किए सोशोलॉजी में और सुसाइड जैसी एक थ्योरी दे पाए। डिस्टिंक्टिव सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, नॉट थियोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने रिलीजन के बारे में बताया, तो इन्होंने रिलीजन को कभी भी गॉड से नहीं जोड़ा, इन्होंने रिलीजन को सोसाइटी कहा। ये तो हमारे लिए क्यूरियोसिटी वाली बात होगी कि ये सोसाइटी कैसे कहा, लेकिन आप देख सकते हैं इन्होंने थियोलॉजिकल या फिर फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं दिए, और जबकि एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिए वो सोसाइटी से रिलेट करके ही दिए, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक क्यों ना हो। अंडरस्टूड द सेंट्रल रोल ऑफ रिलीजन, इन्होंने रोल ऑफ रिलीजन तो समझा कि रिलीजन कैसे फंक्शनल है सोसाइटी में, लेकिन उसको एक्सप्लेनेशन कैसा दिया? नॉन गॉड टाइप उसको, लेकिन भगवान, धर्म, स्वर्ग, नरक, इन सबसे नहीं जोड़ा रिलीजन की थ्योरी को। डर्कहाइम गेव फिलोसॉफिकल टच टू सोशियोलॉजी ड्यू टू हिज बैकग्राउंड इन फिलोसॉफी। आल्दो हम इनकी जब राइटिंग्स पढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे ये फिलोसॉफिकल टच दे रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर मुझे हाईलाइट करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि हर एक चीज के कंटेक्स्ट का उसके प्रेजेंट पर, उसकी राइटिंग्स पर एक इफेक्ट होता है। तो इनके फिलोसॉफिकल टच की जो इफेक्ट है वो क्यों है? क्योंकि इनका बैकग्राउंड था फिलोसॉफी में। तो ये डर्कहाइम साहब हुए, या फिर थोड़ा इन्हें कलर्ड में देखते हैं तो ये हुए, एक बढ़िया सा चश्मा, थोड़ी सी सैड बियर्ड। सोशल कंडीशन ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हमने इनका क्या देखा? 1858 टू 1970। तो 1858 और 1917 जिस बीच ये जिंदा थे या इसके आसपास का पीरियड फ्रांस का कैसा था, जिस वजह से इन्हें ये सब लिखना पड़ गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप अगर कोई राइटर अपने आप को मानते हैं और आप इंडिया की सोशल कंडीशंस के बारे में व्यथित हैं, मान लिया आज के दौर की बात करें, तो आप भी बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। तो अगर आपकी जो थ्योरी है वो आज के 50 या 100 साल बाद लोग पढ़ेंगे, तो अकेला वो थ्योरी पढ़ेंगे तो वो थ्योरी सही से समझ में नहीं आएगी, जबकि आज के कंटेक्स्ट को भी उसके साथ पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम समय में पीछे जाएं और डर्कहाइम को पढ़ने की बात करें, तो हमें उस समय की सोशल कंडीशन भी पढ़नी पड़ेगी, तभी हम डर्कहाइम को पूरी तरीके से समझ सकते हैं। तो देखते हैं उस समय फ्रांस में क्या था जिस समय ये थे। फ्रांस वाज इन ए पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशनरी पॉलिटिकल चेंज एंड वाज फ्रिक्वेंटली एट वार विद रशिया। तो यहाँ पे बार बार रिवोल्ट हो रहा था लोगों का फ्रांस में, और पॉलिटिकल चेंज देखने को मिल जाता था। डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पर फॉर्म हो रही थी, और वॉर में था प्रसिया के साथ। 1870 का जो दौर है वो प्रसिया से लड़ाई झगड़े में ही बीता। तो आप देख रहे हैं एक तो पॉलिटिकल चेंज हो रहा है प्लस वॉर में भी है। तो ये 2 पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिए हाईलाइट। मैंने वैसे हाईलाइट कर रखा है बुक में, लेकिन फिर भी आपके हाथ में बुक है तो आप हाईलाइट कर लीजिए। फॉलोइंग सिग्निफिकेंट ज्यूइश माइग्रेशन फ्रॉम जर्मनी टू फ्रांस and French leaders promoted the idea that Jews were outsiders contributing to a prevailing anti-Semitic ideology within France। अब देखिए, क्योंकि ज्यूस को जर्मनी में भगाया जा रहा था, तो वह माइग्रेट होकर कहाँ आ रहे थे? वो फ्रांस की तरफ आ रहे थे। तो आज भी आप देखेंगे फ्रांस में ज्यूस लोगों की अच्छी खासी पॉपुलेशन दिख जाएगी, एक वन ऑफ द हिस्टोरिकल रीजन की वजह से। अब उस बात का विरोध जो वहाँ के कंटेम्प्रेरी फ्रेंच लीडर्स थे वो कर रहे थे, और इस वजह से वहाँ पर एंटीसेमिटिक आइडियोलॉजी भी पनप रही थी। तो इसमें जो डर्कहाइम है वो देख रहे हैं कैसे सोसाइटी कैसे टूट रही है। तो ये व्यथित थे। एंटीसेमिटिज्म है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कॉपरेट करके काम नहीं कर रहा है, इंटरकनेक्ट नहीं होना चाहता, और यही बातें डर्कहाइम को परेशान कर रही थी। सोसाइटी ऐसे कैसे हो सकती है, इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? मीन्स इंटरकनेक्टेड सोसाइटी नहीं हो रही थी, और इसीलिए ये फंक्शनल सोसाइटी से हट रहे थे, और इसी वजह से डर्कहाइम
ऐसी सोसाइटी के प्रति चिंतित रहते थे। फ्रांस वाज अंडरगोइंग रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। इसका मतलब क्या है? रैपिड सोशल चेंज। रैपिड सोशल चेंज, तो रैपिड सोशल चेंज को कहीं भी फंक्शनलिस्ट पढ़ ही नहीं पाते हैं। फंक्शनलिस्ट जो पढ़ते हैं वो स्मॉल स्केल सोशल चेंज को पढ़ पाते हैं, लेकिन फ्रांस में उस समय रैपिड सोशल चेंज हो रहा था ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन अकम्पनीड बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्कूल्स एंड कॉलेज। तो न्यू स्कूल्स एंड कॉलेज आ रहे हैं तो न्यू आइडिया भी आ रहा है। तो एक मैकेनिकल रियलिटी में भी चेंज हो रहा है और एक आइडियोलॉजिकल रियलिटी में भी चेंज हो रहा है। हाउएवर दिस ग्रोथ वाज मार्क्ड बाय ए फोकस ऑन प्रॉफिट ओवर क्वालिटी। तो अब देखिए यहाँ पर क्वालिटी पर कोई बात नहीं कर रहा है, बस पैसा 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 की बात कर रहा है। जैसे आज का अगर इंडिया की बात करें तो आप देखते हैं आज भी हम लोग क्वालिटी पर फोकस नहीं करते हैं और हम लोग प्रॉफिट पर ही चर्चा करते हैं। तो अगर अगर हम प्रॉफिट प्रॉफिट करते रहेंगे, क्वालिटी को बात नहीं करेंगे, इस केस में डरखाइम हो जाते हैं परेशान। अगर आज डरखाइम जिंदा होते और इंडिया को देखते तो वो परेशान हो जाते, और फिर ऐसी थ्योरी जैसी उन्होंने सुसाइड और सोशल फैक्टर ये सब थ्योरी दी हैं रिलीजन की, वो उन थ्योरी को देने में आज भी मजबूर हो जाते, क्योंकि वो ऐसा समाज नहीं देखना चाहते थे। तो, तो उस समय समाज कैसा था? प्रॉफिट को तवज्जो दी जा रही थी क्वालिटी के ऊपर। बिजनेस एथिक्स का कहीं ना कहीं लैक था, लेक ऑफ बिजनेस एथिक्स एंड द क्रिएशन ऑफ न्यू लेबर लॉज दैट फेवर इंडस्ट्रियलिस्ट। लेबर के लॉज तो बने थे, लेकिन वो लेबर के खिलाफ ही काम हो रहा था और जो फायदा दे रहा था इंडस्ट्रियलिस्ट को। तो मार्क्स क्या क्या देख रहे हैं? उनकी सोसाइटी में बिजनेस एथिक्स खत्म हो रहा है, मीन्स मोरलिटी डिग्रेड हो रही है। ठीक है, मोरलिटी डिग्रेड हो रही है, प्रॉफिट पर लोग फोकस कर रहे हैं और रैपिड सोशल चेंज हो रहा है। ये सब डरखाइम थे वो देख रहे थे, शायद मैं मार्क्स बोल रहा हूँ, डरखाइम करिएगा उसको। लेबरर्स फेस्ड एक्सप्लॉइटेशन बाय इंडस्ट्रियलिस्ट एंड करप्शन वाज एविडेंट थ्रू इंडस्ट्रियलिस्ट evading taxes and engaging in bribery। तो लेबरर्स का तो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, एक वर्ग का एक्सप्लॉइटेशन, दूसरा वर्ग करप्शन में लगा हुआ था, टैक्स नहीं दे रहा था। तो आप देख रहे हैं बर्डन किस पे हो रहा होगा? लेबर पर, और करप्शन और ब्राइबरी थी ही। तो इससे भी मार्क्स बहुत चिंतित थे। वो ये सोच रहे थे कि समाज कैसे फंक्शन कर पाएगा अगर ऐसा ही समाज रहा। तो इस बार इस कंटेक्स्ट में वो अपनी थ्योरीज देंगे आगे। इंडिविजुअलिज्म, फोकस ऑन सेल्फ इंटरेस्ट एंड रैम्पेंट करप्शन वर डोमिनेंट सोशल ट्रेंड। तो लोग अपने ही बारे में सोच रहे थे, मींस प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, सेल्फ इंटरेस्ट की बात हो रही थी, कैसे भी पैसा आए पैसा आए पैसा आए पैसा आए। और प्रॉफिट और पैसा चाहे जैसे आए, चाहे करप्शन से आए, उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा था लोगों को। इमाइल डरखाइम वाज डीपली कंसर्न्ड अबाउट दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो कौन सा स्टेट ऑफ अफेयर्स? करप्शन, इंडिविजुअलिज्म, रैपिड सोशल चेंज एंड पॉलिटिकल चेंज। ये सब बातें हैं जो डरखाइम को परेशान कर रही हैं, और इसी वजह से डरखाइम कुछ थ्योरीज देते हैं और ये क्लेम करते हैं कि इन थ्योरीज से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। ऐसा फिलोसोफर ही इन्विजन्ड ए डिफरेंट फ्यूचर फॉर फ्रांस। तो मैंने आपको बताया था लास्ट सेंटेंस में, डरखाइम गेव फिलोसॉफिकल टच टू सोशियोलॉजी ड्यू टू हिज बैकग्राउंड इन फिलोसफी। तो आप ये अगर इस टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये भाई चिंतित हैं। तो चिंतित ज्यादातर समाज के प्रति कौन होता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। शायद वो फिलोसोफर ही होता है। तो फिलोसोफर पहले चिंतित होता है, फिर बाद में थ्योरीज को गढ़ता है, थ्योरीज को समाज को देता है। इसलिए ऐसे ही डरखाइम है, डरखाइम पहले फ्रांस के प्रति चिंतित हैं कि इतना खराब समाज बन रहा है, तो वो समाज को कैसा चाहते हैं, अब वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात करते हैं। ऐसे फिलोसोफर ही इन्विजन्ड ए डिफरेंट फ्यूचर फॉर, जो आज का फ्रांस है उससे तो उन्हें अलग फ्रांस चाहिए था। आज का समाज फ्रांस करप्ट था, उनके समय का फ्रांस करप्ट था, सेल्फ इंटरेस्ट से भरा हुआ था, लोग इंडिविजुअलिज्म पर फोकस कर रहे थे, लेबर्स के साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, रैपिड सोशल चेंज था। तो वह समाज कैसा चाहते थे, फ्यूचर का फ्रांस कैसा चाहते थे? वन दैट वाज सेकुलर, फ्री, डेमोक्रेटिक एंड ग्राउंडेड इन कलेक्टिविज्म एंड सोशल सॉलिडेरिटी। तो आप ये देखिए, ये जो भी वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? ये वैल्यूज इनकी जो बैकग्राउंड है टीएनएस नॉर्मल में, लैटिनमेंट वैल्यूज है, इस वजह से ये ऐसी ही वैल्यूज के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो इन्होंने अपने बचपन में सीखी। तो आप देख रहे हैं बचपन का भी एक इफेक्ट होता है किसी भी सोशल स्कॉलर की लाइफ पर। डर्कहाइम सोशियोलॉजी इज सोशियोलॉजी ऑफ रिफॉर्म्स
ये रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। रिफॉर्म्स की कैसे, हमने फ्रांस देख लिया कैसा था, और ये कैसा चाहते हैं, फ्रांस ऐसा हो जाए, सेकुलर, फ्री, डेमोक्रेटिक एंड ग्राउंडेड इन कलेक्टिविज्म एंड सोशल सॉलिडरिटी। तो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। प्रॉमिस पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, जैसे ये लोगों को बता रहे हैं ये जो चीजें देख रहे हैं आप, ये टेम्पररी है, ये ट्रांजिशन है, तो आप इससे परेशान मत होइए और अच्छे दिन आएंगे, ऐसे कुछ ये बोलते हैं। होप की बात कर रहे हैं। तो ये सब इनकी सोशलॉजी को ऐसे करेक्टराइज करते हैं लोग, रिफॉर्म ओरिएंटेड, प्रॉमिस ओरिएंटेड, होप ओरिएंटेड। अब इनकी जो बुक्स आई, इनकी जो थ्योरीज आई, वो ऐसे थी। द डिवीजन ऑफ लेबर इन द सोसाइटी, जो आई 1893 में। तो इसमें ये देखते हैं लोगों के में, क्योंकि अब ये इसका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई थी, बहुत बढ़ गई थी, और और जो सोसाइटी थी उसका बैकग्राउंड हम स्टडी कर चुके हैं। तो इन्होंने एक सॉल्यूशन दिया कि अगर सोसाइटी को फंक्शन सही से करना है, इवन इंडिविजुअलिज्म भी हो जाए लोगों में, ठीक है, तो क्या किया जाए जिससे सोसाइटी सही से फंक्शन करती रहे। तो एक सॉल्यूशन था डिवीजन ऑफ लेबर, वो हम इस थ्योरी में पढ़ेंगे जो इन्होंने 1893 में दी। फिर उसके बाद इन्होंने 1895 में रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स में सोशल फैक्ट्स के बारे में बताया, और स्कोप ऑफ सोशोलॉजी के बारे में चर्चा की कि सोशोलॉजी क्या क्या कर सकती है, सोशोलॉजी कैसे और सब्जेक्ट से अलग है, सोशोलॉजी कैसे और सब्जेक्ट के सिमिलर है। ये सब बातें इन्होंने करी स्कोप ऑफ सोशोलॉजी में। हाउ सोशोलॉजी डिफरेंट फ्रॉम साइकोलॉजी, इस टाइप की बातें ये कर रहे थे। फिर उन्होंने सुसाइड पर फोकस किया। 1897 में ये थ्योरी दी ले सुसाइड, और 1912 में एक थ्योरी दी द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। तो आप देख रहे हैं 1912 में जो ये थ्योरी दे रहे हैं, इसमें ये जो टच दे रहे हैं थ्योरी को, नॉन पॉजिटिविस्ट ओरिएंटेशन भी इन्होंने दिया है इस थ्योरी में। आप जब इस थ्योरी को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसमें थोड़ी थोड़ी इन्होंने नॉन पॉजिटिविस्ट ओरिएंटेशन रखा। द डिवीजन ऑफ लेबर इन द सोसाइटी, इसमें प्योर सोशोलॉजिकल इन्होंने एक्सप्लेनेशन रखा। प्योर सोशोलॉजिकल इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर को बताया सोशोलॉजी के टर्म में ही, सोसाइटी के टर्म में ही। और ले सुसाइड में इन्होंने कोई गॉड से ओरिएंटेड रिलीजन के बारे में नहीं चर्चा की, जबकि इन्होंने कह दिया सोसाइटी इज इक्वल टू गॉड, कुछ ऐसी बात इन्होंने की। ये सब इनकी बुक्स रही, इनकी थेसिस रही। अब एक एक करके हम इसको स्टडी करेंगे। बात करते हैं टीचर्स ऑफ डर्कहाइम एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन हिज राइटिंग। एल्बर्ट सेफल, ये रहे। He was a philosopher, and as per him, animals are held together on the basis of common physical and materialist interests that is needs, herd group flocks. But contrastly, humans come together on the basis of common consciousness and common ideas. Hence, human beings are different from animals. तो सबसे पहले इन्होंने अपने सेंटेंस में, अपने पैराग्राफ में ये बताया कैसे ह्यूमन और एनिमल अलग होते हैं। सबसे पहले इन्होंने ह्यूमन और एनिमल्स को अलग अलग किया। इन्होंने कहा वो मेटलिस्टिक इंटरेस्ट पर इकट्ठे होते हैं, मीन्स अगर उनकी जान बचेगी तभी इकट्ठा आएंगे, हर्ड हर्ड में रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे, फ्लॉक में रहेंगे। जबकि मैन है वो आइडिया के बेसिस पर ही यूनाइट होता है। आइडिया क्या है, इसको क्या कह सकते हैं, कॉमन कॉन्शियसनेस एंड कॉमन आइडियाज। तो कॉमन कॉन्शियसनेस एक जो टर्म है, इसको आप बस यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए। इसका मीनिंग है मैं अभी बताऊंगा डिस्कशन में, इसको बस आप हाईलाइट कर लीजिए, कॉमन कॉन्शियसनेस। तो इसलिए ह्यूमन जो है वो एनिमल से अलग हैं, क्योंकि ये आइडिया के बेसिस पर काम करते हैं। चलिए, कॉमन कॉन्शियसनेस का मीनिंग क्या है। कॉमन कॉन्शियसनेस कहाँ दिख जाती है, एक हाउस या फैमिली में दिख जाएगी, विलेज लेवल पर आपको एक कॉमन कॉन्शियसनेस दिख जाएगी, कास्ट में भी एक कॉमन कॉन्शियसनेस दिख जाएगी, प्योरिटी पॉल्यूशन की दिख जाएगी, नेशन पर आपको में भी एक कॉमन कॉन्शियसनेस दिख जाएगी। नेशन में आपको क्या दिख जाएगी, नेशनलिज्म की भावना ही कॉमन कॉन्शियसनेस होती है, नेशनलिज्म। तो कॉमन कॉन्शियसनेस की बात करें, यूएसए में कॉमन कॉन्शियसनेस कैपिटलिज्म को कहा जा सकता है कि वहां पर हर आदमी, एक आम आदमी इसके प्रति जागरूक है, इसकी बात कर रहा है, वो कैपिटलिज्म की बात कर रहा है। ठीक, सरकार हो, आम आदमी हो, सब लोग कैपिटलिज्म से रिलेटेड बातचीत चर्चा करते हैं। रशिया में सोशलिज्म है, कॉमन कॉन्शियसनेस मीन्स आम आदमी के विचारों में क्या है, कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है रशिया में। इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहा जाता है, और वेलफेयर कैपिटलिज्म। देखिए यहाँ पे दोनों कीवर्ड्स को देखिए, यहाँ पे सोशलिज्म है और यहाँ पे कैपिटलिज्म है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक है, यहाँ पे वेलफेयर है। तो इंडिया के केस में दो टर्म यूज होते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड वेलफेयर कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म तो है लेकिन कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस के साथ है, कैपिटलिज्म तो है सोशल जस्टिस के साथ, सोशलिज्म तो है लेकिन डेमोक्रेसी के साथ।
तो इंडिया कहीं ना कहीं मिडिल पाथ लेके चलता है। ये है कॉमन कॉन्शियसनेस का मीनिंग। तो इंडिया में कॉमन कॉन्शियसनेस क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। आप चुनाव पे चर्चा करिए, आप पान की दुकान पे करिए, वहां पर भी लोग आपको कुछ ना कुछ बता देंगे, कॉमन मैन कुछ ना कुछ अवेयर होगा उसके बारे में। आप पॉलिटिकल पार्टी पर चर्चा करिए, कम से कम 2 घंटा डिस्कशन हो जाएगा। तो इंडिया में जो आम लोगों की जागरूकता है वो इसके बारे में है। जबकि अगर आप इंडिया में बात करें कि यार उसके शेयर डाउन हो रहे हैं, या फिर डेट की बात करें, इंडिया पर डेट कितना है, डेट टू जीडीपी रेशियो की बात करें, ये सब टर्म्स आप अगर एक पान की दुकान पे बैठ के करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो कैपिटलिज्म है वो इंडिया की कॉमन कॉन्शियसनेस में है या नहीं है। तो ये बात रही कॉमन कॉन्शियसनेस की। एज पर हिम कॉमन कॉन्शियसनेस दैट इज आइडियोलॉजी इज द फाउंडेशन टू ह्यूमन सोसाइटी। ये कह रहे हैं जो आइडिया है उसके बेसिस पर ही ह्यूमन सोसाइटी बनती है। सोसाइटी एग्जिस्ट बिफोर एंड आफ्टर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये कह रहे हैं एक आदमी आएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, मीन्स एक आदमी कोई इंडिविजुअल तो पैदा हुआ और मर गया, लेकिन सोसाइटी तो उसके पहले भी थी, सोसाइटी उसके बाद भी थी। आप अपने परदादा थे, आपके परदादा रहे होंगे और परदादा खत्म हो गए, लेकिन आप कहिए आपके परदादा के साथ क्या सोसाइटी भी खत्म हो गई? नहीं, सोसाइटी उसी तरीके से जो सोशल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करते थे कुछ सोशल चेंज के साथ आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जो सोसाइटी है वो एग्जिस्ट करती रहती है जबकि ह्यूमन खत्म हो जाता है। हेंस इट इज नॉट इंडिविजुअल हु मेक सोसाइटी, रादर इट इज सोसाइटी हु गिव्स आइडेंटिटी टू एन इंडिविजुअल। ये कह रहे हैं सोसाइटी से ही आदमी की पहचान है, ना कि आदमी से सोसाइटी की पहचान। मीन्स ये पॉजिटिविस्ट जैसी कुछ बातें कर रहे हैं और नॉन पॉजिटिविस्ट का विरोध कर रहे हैं। आल्दो ये डर्कहाइम के टीचर थे, एल्बर्ट सेफर। अब आइडेंटिटी, यहाँ पर एक कीवर्ड आइडेंटिटी। तो सोसाइटी हमें कैसे आइडेंटिटी प्रोवाइड कराती है? जैसे हम चाहें तो इंडियन हो जाते हैं, अमेरिका का आदमी अमेरिकन हो जाता है, इंडिया में भी बिहार का रहने वाला बिहारी हो जाता है, गुजरात का रहने वाला गुजराती हो जाता है। तो हमारी जो आइडेंटिटी है वो हमसे नहीं है। जब हम एक लार्जर सोशल पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो हमारी सोसाइटी जो आइडेंटिटी है वो सोसाइटी से हो जाती है। हमारी आइडेंटिटी कास्ट से हो जाती है, वो भी एक सोशल टर्म है, मीन्स सोशल स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में ही उसको देखा जाता है और इससे ही आदमी की डेस्टिनी को डिटरमाइन किया जाता है। हम मर भी जाएं पर सोसाइटी तो जिंदा बनी रहती है। ये देखिए ये क्रक्स है सेंटेंस का, इसलिए मैंने इसको हिंदी में लिख दिया। जो भी मैंने हिंदी में लिखा है वो बस इसीलिए लिखा है, या तो वो क्रक्स है सेंटेंस का, या बच्चों को ये पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है ये कम जब समझ में आएगा, तो आप इसके कंटेक्स्ट में जाएं तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा, इसलिए इसको लिखा। तो ये क्या कहते हैं? सोसाइटी स्यू जेनरस, सेल्फ क्रिएटेड, सेल्फ मेंटेन एंड कंटिन्यूअस। ये कहते हैं समाज लगातार चलता रहता है, मेंटेन खुद से है, कंटिन्यूअस है, खुद में ही बना है, ना कि इंसान ने बनाया है, और स्यू जेनरेसिस है। तो अब नॉन पॉजिटिविस्ट क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था एथनो मेथोडोलॉजी में कि आदमियों के एक्शन से, कॉमन मैन के एक्शन से ही सोशल स्ट्रक्चर होता है, जबकि ये कह रहे हैं उल्टा। ये कह रहे हैं कॉमन आइडियाज आर फाउंडेशन टू अवर स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड हार्मनी। इफ वी फॉलो दीज कॉमन आइडियाज एंड एथिक्स देन इंस्टीट्यूशन वुड अचीव देयर गोल। अब देखिए यहाँ पर एक जो एथिक्स वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डर्कहाइम कहते हैं कंसाइंस कलेक्टिव। इसका मीन क्या है कंसाइंस कलेक्टिव का? कलेक्टिव मोरालिटी। इंडिया में कलेक्टिव मोरालिटी क्या है? हम कलेक्टिव लेवल पर क्या हो जाते हैं? कलेक्टिव मोरालिटी हो सकती है कास्ट की, कास्टिस्ट हो जाते हैं हम कलेक्टिव लेवल पर। हम लोग करप्शन भी अपनी कलेक्टिव मोरालिटी में आज के दौर में है। हम मतलब करप्शन को कुछ भी गलत नहीं कहते हैं, क्योंकि हम जान चुके हैं कि अब सोसाइटी करप्ट है, हमारे आसपास के लोग करप्ट हैं। तो हमारी जो कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है वो कुछ ऐसी है। कॉमन आइडियाज आर फाउंडेशन टू अवर स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड हार्मनी। इफ वी फॉलो दी कॉमन आइडियाज एंड एथिक्स, ये पॉजिटिव कनोटेशन में कह रहे हैं इसको, देन इंस्टीट्यूशन वुड अचीव देयर गोल्स। तो इंस्टीट्यूशन गोल को अचीव कर लेगा। आइडियाज होल्डिंग टुगेदर पीपल इन सिंपल सोसाइटीज आर डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न आइडियाज। तो ये जो सोशल चेंज देख रहे हैं, यहाँ पर आइडियाज, यहाँ पर आइडियाज, सोसाइटी सिंपल से कैसे हो गई मॉडर्न? तो अगर सिंपल से सोसाइटी मॉडर्न हुई है तो किस बेसिस पर हुई है? सिंपल से हो गई है मॉडर्न, सॉरी, सिंपल से मॉडर्न।
जो सोशल चेंज हुआ है ये किस रियल में हुआ, आइडिया के, ना कि मटेरियल रियलिटी के रियल में। तो आइडिया, इस इनकी स्टडी में आप आइडिया 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 पर ही चर्चा करते हैं। व्हेन आइडियाज होल्ड द सोसाइटी टुगेदर, दैट सोसाइटी इज कॉल्ड नॉर्मल सोसाइटी। व्हेन ओल्ड आइडियाज आर डिसअपीयरिंग एंड न्यू आइडियाज आर मेकिंग अपीयरेंस, देन देयर कैन बी अ कॉन्फ्लिक्ट। तो ये कह रहे हैं जब आइडिया चेंज होता है तब कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। मीन सोशल चेंज में ये कॉन्फ्लिक्ट होने की बात करते हैं और सोशल चेंज को ये आइडिया के रियल में ही देखते हैं। कॉस्टे डे कोलांज, ये भी इनके एक टीचर थे। एज पर हिम, सोसाइटी इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ रेशनल कॉन्ट्रैक्ट। मीन सोसाइटी कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट या लीगल कॉन्ट्रैक्ट की तरीके से नहीं है, रादर इट इज कंसाइंस कलेक्टिव। मीन सोसाइटी जैसे एक्ट करती है वो कहीं लिखा नहीं है, नॉट रिटन, नॉट रिटन। तो फिर रिटन नहीं है तो सोसाइटी एक्ट कैसे करती है? जैसे आप कोई दुकानदार के पास जाते हैं, या तो आप उससे अंकल कहते हैं, या भैया कहते हैं, या चाचा कहते हैं, या दादा कहते हैं, जैसी जिसकी एज। तो हमारी ये कंसाइंस में है, हमारी समझ में है कि सामने वाले को हमें क्या कहना है। तो हमारे जो इंडिया में टर्म लिए जाते हैं वो हम लोग किनशिप टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। बाहर भी मीन्स अपनी लार्जर सोसाइटी में भी अपने परिवार को ही देखते हैं। जैसे हमने दुकान वाले को भैया कहा क्योंकि हम किनशिप को एक महत्व देते हैं। तो अपने कंसाइंस कलेक्टिव में क्या है, कंसाइंस कलेक्टिव में कहीं कुछ लिखा नहीं होता। ये कहीं लिखा है कि आप सब्जी वाले को भैया बोलेंगे या दुकान वाले को चाचा बोलेंगे? ये एक आम जनमानस की धारणा है। मीन्स इसको कंसाइंस कलेक्टिव को मैंने आपको बताया कलेक्टिव मोरालिटी, कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग लोगों की क्या है। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टर्कहाइम ने इस शब्द को बहुत यूज किया है, इसी सेंस में किया है, कलेक्टिव मोरालिटी, जो रिटेन नहीं है लेकिन फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है ऐसा कुछ समाज में, और कलेक्टिव लेवल पर है ना कि इंडिविजुअल लेवल पर, दैट इज होल्डिंग पीपल टुगेदर। तो यही कलेक्टिव मोरालिटी जो है वह लोगों को होल्ड करे हुए है। अगर नहीं लिखी हुई हैं चीजें फिर भी लोग होल्ड हैं, तो कैसे होल्ड हैं? क्योंकि एक कोई चीज है वो लोगों को बांधे, वो है कंसाइंस कलेक्टिव। कंसाइंस कलेक्टिव का मीनिंग क्या है? मोरल यूनियन, मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक दायित्व, कॉमन एथिक्स। तो एथिक्स से रिलेटेड ये शब्द है कंसाइंस कलेक्टिव, बस इतना जानिए। कलेक्टिव कंसाइंस इज द बॉडी ऑफ एथिक्स, वैल्यूज एंड आइडिया। जैसा आप सोचते समझते, सही गलत की जो आपकी नॉलेज है, और वह भी कलेक्टिव लेवल पर, वही होती है कंसाइंस कलेक्टिव, विच इज होल्डिंग द सोसाइटी टुगेदर। और यही इसी की वजह से सोसाइटी एक साथ रहती है। कंसाइंस कलेक्टिव क्या है? कैसे हम सोचते हैं, पूरी सोसाइटी कैसे सोचती है। अगर यूएसए की सोसाइटी की बात करें तो वहां पर जो कंसाइंस कलेक्टिव है वो मेल्टिंग पॉट थ्योरी का है। मीन्स आप अगर यूएसए में गए हैं, आप अगर इंडियन थे लेकिन बाद में आपको क्या, इसकी आइडेंटिटी में एसिमुलेट हो जाना पड़ेगा। मीन्स आपके अगर इंडियन आइडेंटिटी है आपकी तो वो हो जाए खत्म और आप यूएसए के होके रह जाएं। तो इसको कहते हैं मेल्टिंग पॉट थ्योरी। मीन्स आप एक पॉट में जाएं, ठीक है, या मेल्टिंग पॉट है एक जिसमें बहुत सारे मेटल्स पड़े हुए हैं और आपकी आइडेंटिटी अलग है, आप भी एक मेटल है, और उस मेटल में जब आप मिला दिए जाते हैं तो आपकी आइडेंटिटी वही हो जाती है जो सबकी आइडेंटिटी है। ऐसे कुछ देखते हैं यूएसए वाले। अगर इंडिया की बात करें तो सलाद बाउल थ्योरी। सलाद बाउल थ्योरी क्यों कहा गया है इसको? इंडिया की कलेक्टिव कंसाइंस में क्या है, कंसाइंस कलेक्टिव है कलेक्टिव। जैसे यहाँ पे आपने देखा टोमेटो, यहाँ पे देखा अनियन, सलाद में आपने ऐसे ही देखा ना, यहाँ पे ककम्बर, यहाँ पे बीटरूट, ऐसे ही सलाद बाउल होता है। तो आप देख रहे हैं हर एक की आइडेंटिटी अपनी अलग है, उसकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस को हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। मीन्स कहते हैं कि आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, आपके रिलीजन की आइडेंटिटी को हम टच नहीं करेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी एक आइडेंटिटी है, वो है इंडिया की आइडेंटिटी। इंडिया की आइडेंटिटी में आप फिट हो जाइए, अच्छा लगेगा, लेकिन आपकी आइडेंटिटी भी रहनी चाहिए। और इसी को कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम डाइवर्स तो हैं, हम डाइवर्स दिख भी रहे हैं। जैसे इस सलाद बाउल थ्योरी की को रिप्लेस करके एनालॉजी अगर इंडियन सोसाइटी का रखें तो क्या है, इंडियन सोसाइटी ऐसी है, इसमें हिंदू आइडेंटिटी अलग है, मुस्लिम आइडेंटिटी अलग है, क्रिश्चियन आइडेंटिटी अलग है, बुद्धिस्ट आइडेंटिटी अलग है, जैन की आइडेंटिटी अलग है, सिख की आइडेंटिटी अलग है। लेकिन अमेरिकन में मेल्टिंग पॉट थ्योरी में क्या कहा जाता है, ये सभी मर्ज हो जाएं जितनी भी आइडेंटिटी हैं और ये एक आइडेंटिटी बनेगी। वो कौन सी होगी? अमेरिकन आइडेंटिटी। मीन्स आपको अपनी आइडेंटिटी लॉस करनी पड़ेगी, होनी पड़ेगी, तब आप अमेरिकन माने जाएंगे।
जबकि इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इंडिया की आइडेंटिटी में आपकी आइडेंटिटी को असिमिलेट नहीं किया जाता है, आपके इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस को तवज्जो दी जाती है। तो अपना जो कंसेंस कलेक्टिव है वो सलाद बाउल थ्योरी का है, जबकि यूएसए में एक कॉमन मैन को भी आप देखेंगे तो वो ये कहेगा आप यूएसए के तभी माने जाएंगे जब आप मेल्टिंग पॉट थ्योरी को सपोर्ट करें, मीन्स आप अपनी आइडेंटिटी को लॉस करें और यूएसए की आइडेंटिटी में मर्ज हो जाएं। अगर इंडियन ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो वहां पर किसको उसका कंसेंस कलेक्टिव वहां क्या देखने को मिलेगा? आम जनमानस वहां पर जो भी बाबू लोग हैं वो किसको तवज्जो देते हैं? इक्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी एटसेट्रा। आल दो रियलिटी में शायद ऐसा ना हो, लेकिन टेक्स्ट में हमें लिखना पड़ता है। कंसेंस कलेक्टिव इज द बॉडी ऑफ आइडिया। आइडिया मीन्स जैसा सब लोग सोच रहे हैं, दैट इज फुलफिलिंग कलेक्टिव वेलबींग और एस्पायरेशन। अब कंसेंस कलेक्टिव को क्यों सोचा जाता है? कलेक्टिव लेवल पर क्यों लोग एक जैसा सोचते हैं? क्योंकि कलेक्टिव वेलबींग की वजह से सभी लोग सही तरीके से रहें, सभी का भला हो, तो समाज सही तरीके से चलता रहे कलेक्टिव लेवल पर, इसलिए कंसेंस कलेक्टिव की बात कही जाती है, या कलेक्टिव मोरलिटी जैसा कुछ टर्म डिवाइड किया जाता है। तो अगर कलेक्टिव मोरलिटी नहीं होगी, जैसे अगर कंसेंस कलेक्टिव ना हो, मान लिया नहीं है, तो क्या होगा? एक कलेक्टिव लॉ बनाया जाएगा, इस पे लॉ लिखी जाएंगी सब चीजें। अगर मोरलिटी से चल जाता तो अच्छा है, अगर मोरलिटी आप हटा दें तो लॉ बनाएंगे, और लॉ में आप जानते हैं बहुत सारी लूप होल देखे जाते हैं समाज में, और लॉ से समाज बन जाता है रिजिड, और रिजिड अगर समाज बन जाएगा तो आप देख रहे हैं सोशल चेंज होने की जो सिनेरियो है वो बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए कंसेंस कलेक्टिव पर ही फंक्शनल स्कॉलर जोर देते हैं, ना कि कलेक्टिव लॉ पर। वो कहते हैं कलेक्टिव मोरलिटी होनी चाहिए, कलेक्टिव लॉ जैसा कुछ जरूरत ही नहीं है। बोले जब मोरल आदमी इतना खुद में ही है, वो कुछ समझ जाता है, आपस में सब सहयोग भावना से इंटर कनेक्टेड रहते हैं, कोऑपरेट कर लेते हैं, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये जो फॉस्टर डे कॉलेज की थ्योरी है कंसेंस कलेक्टिव को, इसको एज इट इज पिक कर लिया डर्कहाइम ने, सेम टू सेम उन्होंने यही वर्ड यूज किए। अब इसको हम आगे देखेंगे वो कैसे, उसको क्या कहते हैं कलेक्टिव विल। अब कंसाइंस कलेक्टिव क्या हुआ? मोरलिटी के रिस्पेक्ट में है, मोरलिटी मीन्स जो सही है वही कलेक्टिव रूप से देखा जाएगा, ना कि गलत। जबकि कलेक्टिव विल इज स्टेटिस्टिकल वाहिल वाहिल कंसाइंस कलेक्टिव इज मोरल एंड एथिकल। कलेक्टिव विल क्या है? आपने वोट किया, वोट किया, एक पार्टी को जिताया, ये जो विल है, एक पार्टी जीत गई 51% वोट के बाद, इसको कहेंगे कलेक्टिव विल। क्यों कलेक्टिव विल क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें, इसको मैं रफ पेज में बताता हूं, कलेक्टिव विल और कंसाइंस कलेक्टिव दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड और दोनों बहुत डिफरेंट। कंसाइंस कलेक्टिव, या इसको कलेक्टिव मोरलिटी भी आप लिख सकते हैं, और कलेक्टिव मोरलिटी, दोनों में डिफरेंस क्या है? जो कलेक्टिव विल है ये स्टेटिस्टिकल है, मींस हम ये कह देते हैं कि एक पर्टिकुलर परसेंटेज के बाद जो व्यू है वो मेजोरिटी का मान लिया जाएगा। मान लिया चुनाव के केस में हमने इंडियन डेमोक्रेसी के केस में ये कह दिया 51% लोग जिसको नेता मान लेंगे, जिसको लीडर मान लेंगे, वो लीडर माना जाएगा। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, कोई भी मान लिया स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है, तो इसमें आप देखते हैं 51% लोग या इससे भी कम, हम एक केस लेते हैं लेट्स से 51% चाह रहे हैं कि ये बने, ये यस कह रहे हैं। तो अगर आप इसके दूसरे सिनेरियो में जाएं तो 49% कह रहे होंगे नो, मीन्स यहां पर ये नो की संभावना है, कोई यस कह रहा है, कोई नो कह रहा है। जबकि कंसाइंस कलेक्टिव में क्या है कि ऐसी मोरलिटी जिसमें सबकी हाँ है, मीन्स सब एक सब कॉन्शियस लेवल पर हाँ कह ही रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ गलत है ही नहीं, तो सबको हाँ कहना ही है, मोरलिटी वाली बात है तो सभी हाँ कहेंगे। जबकि यहाँ पर क्या है, हाँ भी है ना भी है, बस वो डिपेंड करता है एक स्टेटिस्टिकल फिगर पर। तो ये दोनों में फर्क है। तो इंडियन इंडियन सिनेरियो में देखिए जो भी इलेक्शंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं कलेक्टिव विल पर, ना कि कंसाइंस कलेक्टिव पर। अगर मोरलिटी जैसी बात हो तो शायद इलेक्शन ही ना हो, अच्छे लीडर हों और अच्छी अच्छी बातें हो तो शायद इलेक्शन की ही ना जरूरत पड़े और लोग ऐसे ही किसी एक को नेता चुन लें। लेकिन अगर प्रोसेस में है, रिटन तरीके से किया जा रहा है, तो समझिए आप कि यहाँ पर कलेक्टिव
कंसाइंस कलेक्टिव जैसी बात शायद मिसिंग है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन कंसाइंस कलेक्टिव एंड नॉट मेरली ऑन कलेक्टिव विल। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कलेक्टिव विल पर कैसे बेस्ड है? क्योंकि यहाँ पर जो असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसने मेजॉरिटी से इसको पास किया, तो ये कलेक्टिव विल पर तो फोकस करता ही है, उस पर बेस्ड है ही। लेकिन ये कंसाइंस कलेक्टिव पर भी बेस्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें गांधीन फिलॉसफी भी है, गांधीन मोरलिटी की भी बातें हैं, सोशलिस्ट प्रिंसिपल भी हैं, सब कुछ इसमें मिला जुला है और ये सभी लोग ऐसा चाहते हैं। डीपीएसपी है तो डीपीएसपी में जो कुछ लिखा है वो ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है जो कोई ना चाह रहा हो, अगर वह व्यक्ति मोरलिटी के रिस्पेक्ट में देखेगा तो, या एथिकल सिनेरियो में देखेगा तो। इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटी आर हार्मोनिकली इंटरलिंक्ड विद ईच अदर बिकॉज ऑफ कंसाइंस कलेक्टिव। ये करें हार्मोनिकली इंटरलिंक्ड है, ना कि प्रेशर के द्वारा या फोर्स के द्वारा, ऐसे नहीं। उनका मन है इसलिए इंटरलिंक्ड है। क्योंकि मन क्यों है? क्योंकि वो जुड़े हुए हैं कंसाइंस कलेक्टिव से। तो ये कंसाइंस कलेक्टिव आप ऐसे समझिए जैसे गांधी ने रामराज्य की बात कही, रामराज, रूसो ने जनरल विल की बात कही, ऐसे ही कंसाइंस कलेक्टिव है। ये मतलब आप फिलॉसफी मानिए इसको या कुछ कहिए, जो आल्दो एग्जिस्ट नहीं करता है रियल सोसाइटी में, लेकिन फिर भी लोग उसकी तरफ एम करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ कंसाइंस कलेक्टिव इज बारोड थ्रू जनरल विल थ्योरी ऑफ रूसो, जैसे मैंने आपको अभी बताया। Durkheim used this theory of conscience collective to explain division of labor in the society। तो आपके लिए क्या एक इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया? कंसाइंस कलेक्टिव, डिवीजन ऑफ लेबर। तो आप देखिए ये जो डर्कहाइम कह रहे हैं डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी में है, मींस लोग काम के आधार पर बहुत बहुत ट्रेड्स में, बहुत वर्क प्रोफाइल में डिवाइड हो गए हैं, तो ये डिवीजन ऑफ लेबर तो हो ही गया है। लेकिन वो डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी को फंक्शन करा रहा है, ना कि सोसाइटी हट रही है, सोसाइटी मिट रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सोसाइटी अगर फंक्शन कर रही है इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं कंसाइंस कलेक्टिव ऐसी चीज है जो उसको ड्राइव कर रही है। तो इसलिए जो डर्कहाइम की थ्योरी है डिवीजन ऑफ लेबर, वो इसकी कंसाइंस कलेक्टिव थ्योरी पर ही डिपेंड करती है। डर्कहाइम की स्पेलिंग आप यहाँ पे सही कर लीजिए, Durkheim। तो ये तो बैकग्राउंड रहा डर्कहाइम का। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रिलीजन एंड सोसाइटी के बारे में, वह अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। अब आज के लेक्चर में हमने बैकग्राउंड अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, उनके टीचर्स क्या कहते थे, उनकी टीचर्स की जो थॉट प्रोसेस था उससे कैसे डर्कहाइम बहुत इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने उनकी राइटिंग्स को अपनी राइटिंग में यूज किया, ये सब हमने आज जाना है। कल हम रिलीजन एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये लेक्चर आपको कैसा लगा, ये ज़रूर बताएं। और ये बताइए कि ये जो बैकग्राउंड है, मैं हर एक थिंकर का बैकग्राउंड लेके चलूँगा और उसको पहले डिस्कस करूँगा, क्या ये अप्रोच आपको सही लगती है या नहीं? मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताइए। दूसरी चीज़, बहुत सारे बच्चे ये डिमांड कर रहे हैं सर नोट्स या बुक कहाँ से मिलेगी? तो आप मैंने एक नोट्स या बुक मैंने चैनल के पेज पर एक गूगल फॉर्म लगा रखा है, गूगल फॉर्म, उसको आप फिल कर लीजिए। उसमें मैंने सभी जानकारी दी है कि कैसे आप नोट्स और बुक को हासिल कर सकते हैं। तो उस गूगल फॉर्म को भरिए और मेरे पास भी आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, तो मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊंगा। तो आपकी कोई भी डाउट है तो वो उस गूगल फॉर्म में डाल दीजिए। मैं एक दिन एक्स्ट्रा क्लास लेके उन सभी डाउट को एक साथ रिजॉल्व कर दूंगा और मेरी टीम आपको इंटीमेट कर देगी कि कब सर वो क्लास लेने वाले हैं। तो जरूर उस गूगल फॉर्म को भरें अगर आपका ऐसा कुछ डाउट है या फिर आपको नोट्स या बुक चाहिए, अगर आप हैंड रिटन नोट्स नहीं बना रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ेंगे रिलीजन एंड सोसाइटी। थैंक यू।